शादी एक बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन जब इस रिश्ते की नींव झूठ और धोखे पर रखी जाती है तो वो प्यार नहीं, मौत का फंदा बन जाता है। वेलकम टू क्राइम दरबार। आज हम बात करेंगे 2025 के सबसे चौंकाने वाले केस की, द हनीमून मर्डर, सोनम राजा रघुवंशी केस। एक ऐसी कहानी जहां प्यार के नाम पर हुई साजिश और हनीमून बना किसी मासूम की मौत की मंजिल। शादी केवल दो लोगों को नहीं बल्कि दो परिवारों को भी जोड़ देता है। यह वह पड़ाव है जिसमें आप अपने पार्टनर को वचन देते हैं कि आप उनके साथ हर दुख, सुख और कठिनाई में साथ निभाएंगे, उन्हें समझेंगे, उनसे प्यार करेंगे और उन्हें रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन रीसेंट समय के कुछ केसेस ने यह एहसास दिलाया है कि शायद शादी का असली मकसद अब बदल गया है। शादी के पीछे की जो रीजनिंग थी, जो हमारा कल्चर था, वह हटकर कुछ और ही बन गया है। आई एम प्रिटी श्योर कि आप सभी जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। आज के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। A wife killed yet another husband। लोग इस केस में जिस बात को समझने में गलती कर रहे हैं वह यह है कि सोनम ने यह सब कुछ अचानक नहीं किया था, बल्कि अपने पति को मारने की प्लानिंग वह फरवरी से ही कर रही थी। जब राजा ने पहली बार सोनम का नाम सुना, और सोनम इजंट जस्ट अनदर हस्बैंड किलर। आई ट्रूली बिलीव कि सोनम इस सदी की सबसे शातिर, सबसे चालाक येट डम प्लानर है। Why did I say this? आगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाउ डिड शी डू एवरीथिंग? सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्राइम दरबार में। आइए जानते हैं आज के केस के बारे में जो रिवॉल्व करता है द हनीमून मर्डर के इर्द गिर्द। राजा रघुवंशी 29 साल का युवक इंदौर के शाहकर नगर में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके दो बड़े भाई सचिन और विपिन दोनों शादीशुदा थे। राजा परिवार के ट्रांसपोर्ट बिजनेस को संभालता था, जो स्कूल और कोचिंग संस्थानों को बसें किराए पर देता था। राजा अपने माता पिता और भाई बहनों का ख्याल रखने वाला जिम्मेदार और ओबीडिएंट इंसान था। इसलिए जब परिवार ने उसके लिए शादी का रिश्ता ढूंढने की बात की तो उसने बिना विरोध स्वीकार कर लिया। राजा की मुलाकात 24 वर्षीय सोनम से अक्टूबर 2024 में मैट्रिमोनियल डायरेक्टरी के जरिए हुई। दोनों परिवार वित्तीय रूप से स्थिर थे और एक ही कम्युनिटी से थे। सोनम अपने पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री के बिलिंग और अकाउंट्स को देखती थी। दोनों के बीच कॉल और टेक्स्ट के जरिए जान पहचान बढ़ी क्योंकि यह अरेंज्ड मैरिज थी। लेकिन राजा को जल्दी ही लगा कि सोनम इस रिश्ते में उतनी इंटरेस्टेड नहीं थी। वह कम बात करती और जवाब देने में घंटों लगाती। राजा की मां ने भी नोटिस किया कि सोनम उससे ज्यादा बात नहीं करती। जब राजा ने कॉफी डेट या मूवी पर अकेले मिलने की बात की तो सोनम और उसके परिवार ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उनके यहाँ की लड़कियाँ ऐसा नहीं करती। यह बात राजा की मां को अजीब लगी, लेकिन उन्होंने सोचा कि परिवार पारंपरिक वैल्यूज मानता है, इसलिए उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। 11 मई 2025 को राजा और सोनम की शादी बड़े धूमधाम से हुई। सोशल मीडिया पर रिश्तेदारों ने शादी की रील्स शेयर की, जिनमें सब कुछ सामान्य लग रहा था। शादी के एक हफ्ते बाद ही सोनम ने हनीमून के लिए मेघालय जाने की जिद की। राजा जल्दी जाने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन सोनम ने बिना बताए टिकट्स बुक कर दी। राजा की मां ने कहा, अब सब बुक हो गया है,
चले जाओ। सोनम ने अपनी सास से यह भी कहा कि वह गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर भी जाना चाहती है, इसलिए किसी ने सवाल नहीं किया। 20 मई 2025 को दोनों मेघालय के लिए रवाना हुए। एयरपोर्ट पर राजा की मां से वीडियो कॉल पर बात हुई, जहां उन्होंने देखा कि राजा ने गोल्ड चेन पहनी है। मां ने कहा कि यात्रा में इसे उतार दे, लेकिन राजा ने बताया कि सोनम ने इंसिस्ट किया था कि वह इसे पहने। 2 मई को दोनों मोलख्यत गांव पहुंचे, जहां से नोंगरियत तक ट्रैक करना था। लगभग 3000 से 3500 सीढ़ियों वाला, खड़ी चढ़ाई और उतराई वाला रास्ता। ट्रेकिंग के दौरान राजा की मां की अपने बेटे और बहू से कॉल पर बात हुई। सब सामान्य लगा। सोनम ने बताया कि वह उपवास पर है और ड्राई फ्रूट्स खा रही है। 23 मई को दोनों शिप्रा गेस्ट हाउस से सुबह 5:30 बजे निकले। एक लोकल गाइड ने उन्हें 3 और लोगों के साथ देखा। इसके बाद उनका परिवार उनसे संपर्क नहीं कर पाया। शुरुआत में लगा कि नेटवर्क इशू होगा, लेकिन जब कई दिन बीत गए तो पैनिक बढ़ा। मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज की गई। बाद में उनका रेंटेड स्कूटर शिलोंग में एक कैफे के बाहर मिला। भारी बारिश में पुलिस ने सर्च शुरू की और 2 जून को, लगभग 10 दिन बाद, वे स्वदोंग वाटरफॉल के पास राजा की डिकम्पोज्ड बॉडी मिली। राजा की बॉडी मिलने के बाद यह केस और ज्यादा रहस्यमय हो गया। शुरुआत में ऐसा लगा कि शायद वह फिसलकर गिरा हो, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि उसकी मौत गिरने से नहीं बल्कि कई बार वार किए जाने से हुई थी। राजा के शरीर के पास एक दाव मशेटी जैसी बड़ी छुरी भी मिली थी, जो एकदम नई थी और स्पष्ट था कि इसे हाल ही में खरीदा गया था। पुलिस ने नोटिस किया कि यह हथियार नागा समुदाय का औजार था, जिससे शक हुआ कि शायद किसी ने जानबूझकर ऐसा हथियार इस्तेमाल किया ताकि हत्या को स्थानीय अपराध जैसा दिखाया जा सके। इससे पुलिस को पहली बार लगा कि यह हत्या किसी स्थानीय व्यक्ति का काम नहीं, बल्कि एक इनसाइड जॉब हो सकती है। ट्रेक के दौरान राजा और सोनम को एक लोकल गाइड ने 3 अन्य लोगों के साथ देखा था। गाइड ने पुलिस को बताया कि वे लोग स्थानीय नहीं थे और पांचों आपस में हिंदी में बातचीत कर रहे थे। यह 3 लोग थे, विशाल चौहान, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत, जो सभी उत्तर भारत के थे। पुलिस को अब शक होने लगा कि ये तीनों ही हत्या में शामिल हो सकते हैं। इसी बीच राजा और सोनम की फैमिली गहरे दुख में थी। 9 जून की रात करीब 1:30 बजे गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से राजा के घर फोन आया। कॉल करने वाली सोनम थी। उसने बताया कि वह काशी ढाबा नाम की जगह पर है और उसका मोबाइल चोरी हो गया है, इसलिए ढाबे वाले से फोन उधार लेकर घर बात कर रही है। वह फोन पर रो रही थी और केवल इतना बताया कि मई में शादी के बाद वह और राजा घूमने गए थे। रास्ते में किसी ने हमला किया और राजा को मार दिया गया, जबकि वह खुद बेहोश हो गई और नहीं जानती कि वहां से गाजीपुर तक कैसे पहुंची। यह फोन कॉल अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। सोनम मेघालय से अचानक उत्तर प्रदेश कैसे पहुंची? इतने दिनों तक वह कहां थी? और राजा की मौत का सच क्या था? लेकिन उस समय उसकी फैमिली केवल इतना चाहती थी कि सोनम सुरक्षित घर लौट आए, इसलिए उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किए और पुलिस से उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करने को कहा। अगले दिन गाजीपुर पुलिस सोनम को मेडिकल जांच के लिए लेकर गई और फिर मेघालय पुलिस भी वहां पहुंची और उसे वापस मेघालय ले गई। पूछताछ के दौरान सोनम या तो चुप रही या सवालों को टालती रही। उसके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था कि वह मेघालय से उत्तर प्रदेश कैसे पहुंची। कड़ी पूछताछ के बाद मेघालय पुलिस ने बयान दिया कि सोनम ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। उसने स्वीकार किया कि उसने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई क्योंकि शादी से पहले उसका अफेयर एक युवक राज कुशवाहा से चल रहा था।
सोनम ने राजा को मरवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया था और वही 3 लोग विशाल चौहान, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत 23 मई को राजा और सोनम के साथ देखे गए थे। कुछ ही दिनों में पुलिस ने सोनम के कॉल रिकॉर्ड खंगालकर राज कुशवाहा और उसके तीनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया। मेघालय पुलिस के मुताबिक सोनम ने राजा को मारने के लिए इन लोगों को पैसे देने का वादा किया था और पूरी साजिश फरवरी 2025 से चल रही थी, शादी से महीनों पहले। सोनम के परिवार ने शुरुआत में इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। सोनम के पिता ने मीडिया में कहा कि यह सब मेघालय पुलिस का बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है ताकि राज्य की बदनामी न हो। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी निर्दोष है और सच सामने लाने के लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन बाद में सोनम के भाई गोविंद ने स्वीकार किया कि उसे पूरा यकीन है कि उसकी बहन ही इस हत्या की गुनहगार है। उसने मीडिया से कहा कि वह खुद अपनी बहन के खिलाफ केस लड़ेगा और राजा की फैमिली से माफी भी मांगी। बाद में जांच में यह भी सामने आया कि सोनम ने अपने परिवार को शादी से पहले चेतावनी दी थी कि अगर उसकी शादी राजा से करवाई गई तो इसके नतीजों के लिए वह जिम्मेदार नहीं होगी। उसने स्पष्ट कहा था कि वह राज कुशवाहा से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। लेकिन सोनम के परिवार ने उसकी बात नहीं मानी, शायद क्योंकि राज आर्थिक रूप से कमजोर था, उम्र में छोटा था और अलग जाति से था। शादी के बाद भी सोनम ने राज से रिश्ता खत्म नहीं किया। फरवरी से ही सोनम और राज ने कई प्लान बनाए। एक प्लान यह था कि सोनम अपनी नकली मौत का नाटक करेगी ताकि दोनों भागकर दूसरी जगह रह सकें। दूसरा प्लान यह था कि किसी औरत की हत्या करके उसकी बॉडी जलाई जाएगी ताकि लोग मान ले कि वह सोनम है। लेकिन जब ये सब प्लान कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने तय किया कि राजा की हत्या की जाएगी। शादी के सिर्फ 5 दिन बाद 16 मई की रात को सोनम और राज ने 6 घंटे तक फोन पर बात की और राजा की हत्या का फाइनल प्लान बनाया। राज कुशवाहा ने अपने 3 दोस्तों से इंदौर में मुलाकात की और उन्हें मेघालय भेजा। 23 मई को इन तीनों ने राजा को वेस्वदोंग वाटरफॉल के पास घेर लिया। सोनम वहीं मौजूद थी और गवाहों के मुताबिक वह चिल्लाई, मारो उसे। राजा की हत्या के बाद चारों ने मिलकर उसका शव वाटरफॉल में फेंक दिया और उसके गहने, गोल्ड चेन और रिंग्स निकाल लिए ताकि यह लूटपाट जैसा लगे और किसी को सोनम पर शक न हो। इसके बाद सोनम शिलोंग से गुवाहाटी तक कैब से गई, वहां से ट्रेन से इंदौर लौटी, फिर फतेहपुर में कुछ दिन राज कुशवाहा के साथ एक फ्लैट में रही और अंत में 9 जून को काशी ढाबा पहुंची, जहां से उसने घर फोन किया। पूरे सफर के बारे में सोनम के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। पुलिस से वह बार बार कहती रही कि उसे कुछ याद नहीं क्योंकि उसे ड्रग कर दिया गया था। लेकिन जांच में उसके मोबाइल रिकॉर्ड्स, यात्रा की जानकारी और गवाहों के बयान ने यह साबित कर दिया कि वह पूरे समय सचेत थी और राज तथा उसके दोस्तों के साथ लगातार संपर्क में थी। इस केस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है और हम उम्मीद करते हैं कि राजा रघुवंशी को पूरा न्याय मिले। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि किसी रिश्ते की शुरुआत अगर धोखे से हो तो उसका अंजाम सिर्फ बर्बादी होता है। This wasn't just a murder. This was a betrayal of love, trust and marriage. Sole reason? सोसाइटी का दान। घर से भागने की हिम्मत नहीं, पर मर्डर करने की हिम्मत थी। अगर आपको रियल क्राइम केस सुनना पसंद है तो कृपया क्राइम दरबार को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। मैं मिलती हूँ आपसे अगले केस में। जय हिंद।